मैं हरिप्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, इतिहास विभाग, इस वीडियो में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और उसमें हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो हमारे बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के रूप में एक प्रश्न पत्र के रूप में प्रेस्क्राइब्ड है और उसके सिलेबस में हमें सबसे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करना है। उस संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संपूर्ण इतिहास को दो भागों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। प्रथम भाग है दिल्ली सल्तनत का इतिहास, जिसके प्रमुख स्रोतों का हमने पिछले वीडियो में विस्तार से अध्ययन किया था। और दूसरा भाग है मुग़ल साम्राज्य के इतिहास के रूप में हम जिसका अध्ययन करेंगे वो है। और आज हम इस वीडियो में उसी क्रमबद्धता को बनाए रखते हुए मुग़ल साम्राज्य जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का द्वितीय भाग है उसके प्रमुख स्रोतों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुग़ल काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में सामग्री प्राप्त होती है, जिससे हमें न केवल मुग़ल काल के राजनीतिक इतिहास की बल्कि तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। और जो भी समस्त जानकारी हमें इस रूप में प्राप्त होती है उसको हम दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। प्रथम भाग में हम अध्ययन करेंगे समकालीन फारसी ग्रंथों का, जो तात्कालिक समय में तात्कालिक शासकों के राज दरबार में उनके कवियों के द्वारा, उनके दरबारियों के द्वारा, उनके विश्वास पात्र लोगों के द्वारा, उनके कृपा पात्रों के द्वारा, या कहें कि उनके द्वारा नियुक्त इस कार्य के लिए विशेष रूप से जिनका नियुक्ति की गई थी इतिहास लिखने के उद्देश्य से भी कई ग्रंथों की रचना की गई है, जिनको हम समकालीन फारसी ग्रंथ के रूप में मानते हैं। और दूसरा जो भाग है या दूसरा अध्ययन के जो दूसरे तरह के जो स्रोत हैं वे हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में भी हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस संदर्भ में मुग़ल साम्राज्य से हमें बहुत ज़्यादा स्रोत मिलते हैं, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य के समय में समय समय पर बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए थे और उनमें विशेष रूप से कुछ यूरोपियन यात्री भी, कुछ पाश्चात्य विचारक भी, पाश्चात्य यात्री भी भारत में आए थे, जिन्होंने उस समय के इतिहास को अपने दृष्टिकोण से लिखा और समझा था। उनके वृत्तांत भी हमें इस संदर्भ में विशेष रूप से प्राप्त होते हैं, तो उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दो प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। और अब हम शुरू करते हैं समकालीन फारसी ग्रंथ। और समकालीन फारसी ग्रंथों की श्रेणी में सबसे पहला जो ग्रंथ लिया जाता है वो है तुजुक बाबरी या बाबरनामा। आप इस बात को भलीभांति जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध से, जो 1526 में हुआ था। और इस युद्ध में हमने देखा था कि लोदी वंश का या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर का जो युद्ध हुआ था उसमें वह इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और बाबर ने अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित किया। और बाबर के साम्राज्य स्थापना के साथ ही 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद या उसके परिणाम के रूप में भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इस दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर ने यहाँ यद्यपि बहुत कम समय शासन किया था, लेकिन बाबर की जीवनी, बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में, बाबर ने भारत पर कब कब किस किस प्रकार से आक्रमण किए, उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी के साथ साथ बाबर ने भारत पर अपने साम्राज्य की स्थापना के बारे में
और उसके बाद बाबर यहाँ 4 साल तक उसने शासन किया था। उस समय की संपूर्ण घटनाओं की बहुत ही विस्तृत विवेचना और प्रामाणिक विवेचना भी हम उसको मान सकते हैं, वह उसके इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। इस ग्रंथ की सबसे खास बात यह है कि बाबरनामा की रचना स्वयं बाबर ने की थी। यह बाबर की आत्मकथा के रूप में इस ग्रंथ को जाना जाता है और इस ग्रंथ की रचना बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में की थी, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था और उसको बाबरनामा का नाम दिया गया था। बाबरनामा में बाबर स्वयं इस बात को लिखता है कि इस इतिहास में मैं इस बात पर दृढ़ रहा हूँ कि हर बात जो लिखूँ वह सच लिखूँ और जो घटना जिस प्रकार घटी हो उसका ठीक उसी प्रकार उल्लेख करूँ। इससे यह स्पष्ट है कि बाबर ने जो कुछ भी लिखा है वह निरपेक्ष भाव से या सही रूप में उन चीज़ों को लिखने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हमें उसके विवरण में थोड़ा बहुत पूर्वाग्रह दिखाई देता है। लेकिन उसके बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि बाबर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ में हमें न केवल बाबर के जीवन एवं कार्यों की जानकारी मिलती है, बल्कि तात्कालिक भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक दशा के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। उस समय के एक प्रसिद्ध शासक महाराणा सांगा के साथ युद्ध में उसने जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया था और विजय के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी और साथ ही चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने वहां हिंदू जनता का नरसंहार किया था। इस तरह की घटनाओं के बारे में भी बाबरनामा से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बाबर ने अपने ग्रंथ में उस समय के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें, साथ ही भूगोल के बारे में भी उसने यहाँ की स्थिति, यहाँ के प्रमुख पर्वत, नदियाँ और मार्गों का भी उल्लेख किया है। बाबर ने यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को भी लिखते हुए उनके यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को काफ़ी निम्न बताया है। वह यह भी कहता है कि यहाँ के निवासी न तो रूपवान होते हैं, न सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं, इनमें न शिष्टाचार होता है, न उदारता होती है। इस प्रकार बाबर ने भारतवासियों के बारे में जो उपरोक्त टिप्पणियाँ की है वे पूर्ण रूप से सही नहीं मानी जा सकती है। इस तरह के विवरण में बाबर का पूर्वाग्रह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन फिर भी कुछ दोषों के बावजूद भी बाबर ने जो कुछ भी भारत के बारे में, उस समय की परिस्थितियों के बारे में, उस समय की स्थितियों के बारे में लिखा है, वह इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमारे लिए बहुत ही सहायक होती हैं। बाबर की मृत्यु के बाद शासक बना था हुमायूं, और हुमायूं के बारे में हमें हुमायूं नामक ग्रंथ से बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिसकी लेखिका हुमायूं की सौतेली बहन और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना केवल अपनी स्मृति के आधार पर की है और इसे 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में बाबर से संबंधित अनेकों महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। उसने बाबर की उदारता, दानशीलता, संबंधियों के प्रति प्रेम और अपने परिवार की महिलाओं के प्रति स्नेह का बड़ा रोचक विवरण दिया है। हुमायूंनामा की विशेषता, ऐतिहासिक महत्व हुमायूं के शासनकाल से संबंधित सभी घटनाओं के लिए है। इस प्रकार हुमायूं के बारे में गुलबदन बेगम के ग्रंथ हुमायूंनामा से हमें हुमायूं के जीवन के बारे में, उसके राज्यकाल के बारे में, उसके प्रारंभिक संघर्षों, उसके निर्वासन और पुनः भारत में उसके द्वारा साम्राज्य स्थापित करने की घटनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारियाँ प्राप्त होती है। इस क्रम में तीसरा ग्रंथ आता है तज़किरातुल वाक़ियात। यह अकबर के समय में इसकी रचना की गई थी और इसका लेखक जौहर था, जो हुमायूं का निजी सेवक था। जौहर ने अपने इस ग्रंथ में याददाश्त के आधार पर हुमायूं के सिंहासनारोहण से लेकर उसकी मृत्यु तक का इतिहास लिखा है।
इस प्रकार इस ग्रंथ में हुमायूं के शासनकाल से संबंधित सभी मुख्य घटनाओं का इतिहास समाहित है। अगले ग्रंथ के रूप में हम तारीख़ शेरशाही का विवेचन करेंगे। इसका लेखक अब्बास खां सारवानी था और यह शेर शाह का समकालीन था। शेर शाह एक शूर शासक था जो हुमायूं को अपदस्थ करके जो भारत में अपना शासन जिसने स्थापित किया था, इसके बारे में अपन अलग से अध्ययन करेंगे। तारीख़ शेरशाही के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में फरीद को शेर खां की उपाधि बिहार के शासक बहार खां द्वारा दी गई थी, इस बात का विवरण भी हमें प्राप्त होता है। तारीख़ शेरशाही से शेर शाह और हुमायूं के बीच सत्ता के लिए हुए संघर्ष के बारे में और उसमें हुमायूं के असफलता के कारणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में हमें शेर शाह की सैन्य व्यवस्था के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही राजस्व व्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। शेर शाह द्वारा करवाए गए विभिन्न सार्वजनिक कार्यों की जानकारी के साथ साथ उस समय के मुख्य रूप से जो राजमार्ग बनाए गए थे उनके बारे में भी हमें इस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। अगले ग्रंथ के रूप में हम अकबर के समय में रचित रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इस रूप में पहला ग्रंथ आता है अकबरनामा, जिसका लेखक अबुल फजल था। ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था और इसने अकबर के समय में अकबर के शासनकाल के 19वें वर्ष में अर्थात 1575 ईस्वी में इस ग्रंथ को प्रस्तुत किया था। सन 1585 में अबुल फजल को 1000 की मनसब प्रदान की गई, जिसे बाद में बढ़ा करके 3000 कर दिया गया था। अबुल फजल अकबर का एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था और इसीलिए उसको बार बार उसकी मनसब बढ़ा करके उसे उसकी सेवाओं का इनाम भी दिया जाता रहा था। इस ग्रंथ में फजल ने अपने आप को एक उच्च कोटि का विद्वान और इतिहासकार सिद्ध करते हुए अकबर के समय की बहुत सारी घटनाओं की जानकारी रेखांकित की है, जिनका वर्णन आगे दूसरे ग्रंथ के रूप में अकबरनामा में भी हमें प्राप्त होता है। अकबरनामा में इस ग्रंथ की जो महत्वपूर्ण रचना है उससे हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। अकबरनामा को अबुल फजल ने 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में उसने तैमूर तथा उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास एवं बाबर, सूर सुल्तानों तथा हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है, यानी अकबर के शासनकाल से पूर्व के इतिहास की जानकारी है। और द्वितीय भाग में अकबर के शासनकाल का 1602 ईस्वी के आरंभ तक का इतिहास लिखा गया है। और अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है, जो एक अलग ग्रंथ के रूप में अपना एक अलग अस्तित्व रखता है और उससे हमें बहुत सारी इतिहास की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आईने अकबरी से जो 5 खंडों में विभाजित है और इसमें प्रत्येक खंड के अंतर्गत अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया है। प्रथम खंड में राजकीयशाला, राजकोल, रत्नागार, टकसाल, मुद्रा, राजकीय अंतःपुर, वस्तुओं के मूल्यों, चित्रशाला, शस्त्रशाला, गजशाला, अश्वशाला, सम्राट की दिनचर्या, दरबार के शिष्टाचार, दीन इलाही आदि नियमों का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में सैनिक एवं सैनिक कर्मचारियों से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया है। तृतीय खंड में न्याय से संबंधित विषयों का विवेचन किया गया है। चतुर्थ खंड में हिंदुओं के साहित्य, ज्योतिष, दर्शन आदि का विवेचन है और 5वें खंड के अंतर्गत अकबर के नैतिक उपदेशों, उक्तियों एवं बुद्धिमत्तापूर्ण नियमों का संकलन किया गया है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने मुग़ल साम्राज्य के बाबर, हुमायूं और अकबर की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम इससे आगे के जो स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।